और एक्सप्लेन करने का कोशिश किया कि ऑडिट फाइल रिव्यू में क्या क्या होता है। एप्लीकेशन रिव्यू, स्टेज 1 रिव्यू ऑडिट फाइल and stage 2 audit file before making the certification decision। तो क्योंकि जैसे ऑडिट इम्पॉर्टेंट है, ऑडिट फाइल रिव्यू भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि ऑडिट फाइल रिव्यू करने में क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए। आज हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि आज स्टेज 1 ऑडिट रिव्यू में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, क्या क्या हमें देखना है, बिकॉज दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द प्रोफेशनल, स्पेशली दोज हु आर इनटू द मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन, बिजनेस सर्विसेज, ऑडिटर, तो उनके लिए काफ़ी एडवांटेज होगा। तो आई ट्राई टू कवर अप द मैक्सिमम की पॉइंट्स। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत वैल्यू एडिशन करेगा और ज़रूर इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेज 1 ऑडिट। स्टेज 1 ऑडिट, अभी एक केस स्टडी मैं ले रहा हूँ कि स्टेज वन ऑडिट करने से पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे, ऑडिट प्लान बनाएंगे एंड ऑडिट शेड्यूल बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑडिट शेड्यूल कैसा। एक केस स्टडी देखो जी। ऑडिट शेड्यूल में क्या क्या होता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, ये ऑडिट क्राइटेरिया होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट से ये सारी चीज़ें, फिर स्कोप लिखते हैं, फिर कोड वगैरह जो भी लिखते हैं। फिर अगर रिमोट ऑडिट है तो उसमें ये रिमोट ऑडिट के क्राइटेरिया ऐड करते हैं। देन ऑडिट मैंडेज, टाइप ऑफ ऑडिट लिखते हैं और ऑडिट मैंडेज कितना है, स्टेज 1 ऑडिट के लिए ऑडिटर कौन है, ऑडिटर का नाम डिटेल और उनका रोल क्या है, उनका अगर कोई एनजीप कोड होगा, नेस कोड, आईएएफ कोड, जो भी कोड अप्लीकेबल होगा वो यहाँ पे हम लिख देते हैं, सो दैट इट विल क्लैरिटी टू क्लाइंट। और ये ऑडिट प्लान बनाते हैं और क्लाइंट को देते हैं। सिमिलरली ऑडिट शेड्यूल भी बनाते हैं। ऑडिट शेड्यूल क्या होता है कि ऑडिट शेड्यूल में अगर जब ऑडिटर वहाँ विजिट करे क्लाइंट साइट पे, तो क्लाइंट को पहले से पता होना चाहिए कि किस डेट में विजिट करेगा और टाइम ड्यूरेशन कितने बजे से कितने बजे तक, किस क्लॉज को क्या क्या रिक्वायरमेंट कवर करेगा। तो वो सारी डिटेल होती है ऑडिट शेड्यूल में। तो आप यहाँ देखेंगे कि और सेम केस स्टडी हमने लिया जो लास्ट वीडियो हमने लिखा। उम्मीद करते हो आपने वीडियो जरूर देखा होगा और जरूर ये वैल्यू। लास्ट में हमने वही लिया, सेम केस स्टडी को हमने ले लिया कि सेल को कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखेंगे स्टेज 1 में, स्टेज 1 बड़ा बिकॉज इट इज़ मोस्टली फॉर द डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हैं और सी द प्रिपेयर्डनेस फॉर द स्टेज 2 ऑडिट। तो इसमें देखते हैं कि ISO 9001 की अगर सर्टिफिकेशन के लिए जा रही है क्लाइंट, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो मोस्टली वी गो विद द क्लासेस एंड सी द थिंग्स इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड या नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो आप देखेंगे कि इसमें पहले लिया है कि टॉप मैनेजमेंट को कवर किया है, फिर मैनेजमेंट सिस्टम कोऑर्डिनेटर। अर्लियर में क्या था, MR होता है, बट स्पेशली MR नहीं है तो कोऑर्डिनेटर भी आप लिख सकते हैं, इट्स ओके। देन इसमें इस शेड्यूल में आप देखेंगे जो उनकी आपका अगर लास्ट वीडियो में देखा उनका जो प्रोसेस था, तो सेम प्रोसेस दे हैव अडॉप्टेड। HR, जिस मार्केटिंग एंड परचेज, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, जितने भी डिपार्टमेंट थी दे हैव इंक्लूडेड इन एस। अब उनकी सब क्लॉज रेफरेंस भी साथ में लिखते हैं कि इस क्लॉज में 8.1 8.5 को प्रोडक्शन में हम देखेंगे। तो वो ऐसे ऐसे सारा चीज़ को उसको कवर किया हुआ है। ये एक शेड्यूल है। शेड्यूल क्या होता है, डिटेल एक्टिविटी होगा कि हम ऑडिट के टाइम में हम क्या क्या चीज़ें कवर्ड करेंगे। और ये ऑडिट प्लान, ऑडिट शेड्यूल क्लाइंट को ऑडिट से पहले एडवांस में हमने नोटिस में उन्हें भेज दें, सो दैट क्लाइंट शुड बी प्रिपेयर्ड। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हो कि ऑडिट प्लान और ऑडिट शेड्यूल में क्या क्या होता है। ओके, नाउ अभी देखते हैं कि स्टेज 1 रिपोर्ट। सपोज कि आप कोई ऑडिटर गया ऑडिट करने के लिए, स्टेज 1 रिपोर्ट बनाना है। तो स्टेज 1 रिपोर्ट को देखेंगे, स्टेज 1 रिपोर्ट को बनाया, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव है ऑडिट फाइल रिव्यू का। तो वी डू नॉट गो इन द मोर डिटेल इन द स्टेज 1 रिपोर्ट में लिखा क्या है, बट विल सी द हाउ इज द रिव्यू। देखो जी, स्टेज 1 में क्या क्या कि दे हैव कवर्ड ऑल द क्लॉजेज, मोस्टली कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल एक्सटर्नल। आप देखेंगे कि ऑडिटर ने बहुत कुछ किया, वहाँ पे देखा, फाइंडिंग किया, लिखा। अब देखो रिव्यू में क्या कहते हैं कि रिव्यू में जब भी देखना, वेरीफाई द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल एक्सटर्नल। सो
रिलेवेंट लास्ट डिस्कशन फाउंड अप्रूव। ये मेरे हिसाब से लगता है कि एक ऐसे ये सैम्पल केस स्टडी बनाया है, दिस इज नॉट द एक्चुअल केस, तो ये केस स्टडी है। तो मेरे हिसाब से जो अगर रिव्यूअर ने अगर ऐसा लिखता तो ये गलत है, बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट डिस्कशन, व्हाट लास्ट डिस्कस, दिस इज नॉट डिस्कशन। तो ये आई डू नॉट अग्री। अगर एज ए आप रिव्यूअर हैं तो आपको ऐसा नहीं लिखना है, दिस इज नॉट परमिटेड कि लास्ट डिस्कशन, व्हाट डिस्कशन भाई, ये तो आपको ऑडिट फाइंडिंग में देखनी है ना। अब देखना है कि कंपनी क्या करती है, सेल कोर बनाती है। अब देखो कि भाई अगर ऑडिटर गया तो क्या क्या देखा कि इंटरनल एक्सेस क्वालिटी मैनुअल में देखा ये रेफरेंस डॉक्यूमेंट, अच्छा उन्होंने कोई क्वालिटी मैनुअल ड्यूरिंग द ऑडिट फाइंड डॉक्यूमेंट, ये कोई डॉक्यूमेंट ना होता कि ये हमारे इंटरनल एक्सेस रिपोर्ट वाज रिव्यूड, अच्छा इतना रिव्यूड किया और ये किया ये 6 मंथली और लिखा, ठीक है, ऑडिटर हैज डन द गुड जॉब। अब देख रहे हैं कि क्या क्या उनके इंटरनल इश्यूज, डिफरेंट टाइप के इंटरनल इश्यूज दे हैव आइडेंटिफाइड, मे बी समथिंग ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है, इट इज़ नॉट फिक्स, कभी कभी कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली एक्सटर्नल इश्यूज है, लेकिन अगर एज ए ऑडिटर आप देखेंगे, एज ए रिव्यूअर आप देखेंगे तो दिस इज नॉट करेक्ट। अभी क्या देखना होगा, यहाँ आपको लिखना होगा कि अभी ये देखना कि एविडेंस जो ऑडिटर ने कैप्चर किया रिपोर्ट में वो अप्रोप्रिएट किए है कि नहीं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि the evidences captured in report found to be appropriate। तो फाउंड टू बी अप्रोप्रिएट, अगर लगता है कि आप सही है तो अप्रोप्रिएट, नहीं है तो नहीं है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस ऐसे होना चाहिए, ये नहीं कि आप इसमें, क्योंकि ये जैसे लास्ट डिस्कशन, व्हाट डिस्कशन हुई, तो दिस इज नॉट करेक्टली रिव्यूड, although we intentionally created this case study so that you can refer this is not a right case but this is as evidence। Similarly आप देखो कि need and expectation of interested parties, तो आप देखेंगे ऐसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कई चीज़ें। अब ऑडिटर, अब यहाँ पर रिव्यूअर क्या लिखता है, वेरीफाइड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी फाउंड एविडेंट, व्हाट एविडेंट, नो। आपको देखना होगा कि भैया कंपनी की क्या है कि इसको करती क्या है, सेल कोर बनाती है एंड कंपोनेंट, क्या उसने कुछ ऐसा देखना है कि रिपोर्ट में कि व्हाट एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है जब भी रिलेटेड होगा। बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो इंटरनल वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, टाइमली डिलीवरी, ये वो सिग्निफिकेंट स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टाइम, मेरे को नहीं लगता है कि दिस इंफॉर्मेशन इज अप्रोप्रिएट, क्योंकि इट्स लुक्स जनरल। आई डू नॉट सी कि एनीथिंग इज वेरी लुक्स एक्सपेक्ट, बिकॉज स्टेज 1 के रिपोर्ट देखने के बाद अगर रिव्यूअर को पता चले कि नहीं दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लाइंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन, स्टेज 1 की रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर रहा है। अब असेसर ने क्या किया, बड़ा जनरल वे, जनरल ऑल्दो कई जगह ये चल जाता है, बट एज ए स्पेसिफिक मेरे से आप बात करो तो आई डू नॉट सजेस्ट कि इट इज़ वेरी जेनरिक। इसमें क्या है कि अगर इस तरह की स्टेज 1 रिपोर्ट हो गई जिसमें एक्सपेक्टेशन, तो आई डो नॉट थिंक इट इज वेरी स्पेसिफिक। एंड ऑडिटर ऐसे लिखना, जबकि असेसर को लिखना चाहिए था रिव्यूअर को कि भाई हमने इसको रिव्यू किया और ठीक है, हो सकता है फिट हो सकता है, बट इज अ वेरी जनरल वर्डिंग, इट कैन बी फिट टू द एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट वेरी स्पेसिफिक टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। और रिपोर्ट तो ये किसी का भी हो सकता है, वाई शुड द सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो इट इज अ जनरल। तो यहाँ एज ए रिव्यू लिखना कि ऑल above audit findings recorded seems to be general, seems to be general in nature,
need to address the specific to the activities of the organization, because it looks तो बड़ा जनरल है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इन चीज़ों को आपको देखना है एज ए रिव्यूअर। क्या क्या कि इफ यू आर रिव्यूइंग द फाइल दैट मीन्स यू आर एडिंग द वैल्यू एंड सेम टाइम यू आर गेटिंग द लर्निंग एज। तो ऐसे ही आपको सारी चीज़ों में देखना है। क्वालिटी मैनेजमेंट स्टेटमेंट ऑफ कस्टमर पीओ व्हाट द कस्टमर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखता है कि स्कोप ऑफ सर्टिफिकेशन, व्हाट द देखिए वर्क ऑफ सर्टिफिकेशन। न वर्क ऑफ सर्टिफिकेशन ये क्या है, एस्टिमेट ऑफ अब यहाँ ये गलत है, क्योंकि अब एज पर ISO 9001 रिक्वायरमेंट आप देखेंगे तो स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। अब स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी का क्या होता है कि आपको देना है कि एक्सक्लूजन ऑफ क्लॉजेस। यहाँ पे एक्सक्लूजन ऑफ क्लॉजेस आप देखेंगे यहाँ पे 8.3 को एक्सक्लूजन देता है, लेकिन व्हेन यू डू वेरीफाई विद द जस्टिफिकेशन तो इन्हें लिखता है कि ऑर्गेनाइजेशन इट सप्लाई द प्रोडक्ट एज पर द कस्टमर का। क्या यही है? बिकॉज यही सफिशियंट है। अगर स्कोप सेल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें। अब ये क्या था, रिव्यूअर क्या था, बड़ा जनरल वेरीफाइड द क्वालिटी मैनुअल स्टेटमेंट। व्हाट द क्वालिटी मैनुअल वेरीफाइड, हियर इज नथिंग, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये ऐसा नहीं होगा कि क्वालिटी मैनुअल, भाई यहाँ क्वालिटी मैनुअल तो है ही नहीं। तो आपको लिखना पड़ेगा कि वेरीफाइड द ऑडिट फाइंडिंग्स recorded above and this section। तो अब क्या देखते हैं कि अब स्पेसिफिक क्या है, स्कोप एंड एप्लीकेशन। स्पेसिफिक क्या है, स्कोप इज क्लैरिफाइड। तो ठीक है जी, स्कोप सप्लाई ऑफ सेल कोर। तो अब स्कोप चलो एग्रीड, स्कोप ओके मान लिया, लेकिन व्हेन वी लुक फॉर द applicability see only clause number 8.3 exclusion दिखाया। But see the organization what the organization is doing, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई कोर सेल का तो जो सैंड कास्टिंग के लिए कोर बनाया जाता है उसकी बात कर रहा है। अब सैंड कास्टिंग के कोर बनाते हैं तो उसमें स्पेशल प्रोसेस तो है नहीं, प्रोसेस तो है नहीं, देयर इज नो स्पेशल प्रोसेस, व्हाई नॉट इट इज एक्सक्लूडेड। देन व्हाट आर द अदर थिंग्स। तो आप देखना कि इसमें आपको ऐसे रिव्यू लिखना पड़ेगा कि एक्सक्लूजन वाज नॉट covered as per scope, or justification statement not provided if all clause applicable except 8.3। तो आपको ये लगेगा, हो सकता है कि अप्लाई होता होगा, मैं ऐसा नहीं बोला कि नहीं अप्लाई कर, लेकिन आपको लिखना हो तो ये समथिंग इज द प्रॉब्लम। तो ऐसे रिव्यू करना है, ना कि वेरीफाइड क्वालिटी। ये दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, वेरीफाइड व्हाट द क्वालिटी मैनुअल, बिकॉज देयर इज नथिंग टू डू विद द क्वालिटी मैनुअल हियर। तो ऐसे आपको ऐसे रिव्यूअर बनना है, तो आपको ऐसे आपको लगेगा सो दैट कि यू कुड ऐड द समथिंग, इफ एनीथिंग इज मिसिंग इन द रिपोर्ट यू हैव टू एड्रेस द थिंग्स। सिमिलरली इफ यू लुक एट द क्वालिटी मैनुअल सिस्टम एंड प्रोसेसेस, तो क्वालिटी मैनुअल सिस्टम एंड प्रोसेसेस, तो सिस्टम में आपको देखो जी, अब क्वालिटी क्या वेरीफाइड द क्वालिटी मैनुअल सिस्टम एंड इट्स प्रोसेस, क्वालिटी मैनुअल लिस्ट ऑफ मशीनरी, नो फाउंड ओके, व्हाट द फाउंड ओके भैया क्या थे। आप लुक पर द क्लॉज नंबर, अगर ISO 9000 ये, क्योंकि ISO 9000 क्लॉज नंबर 4 का है, 4 पॉइंट समथिंग,
तो आप उसमें आप देखेंगे कि प्रोसेस, आई डिड नॉट सी द प्रोसेस इज डिफाइंड। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, अब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो आई डिड नॉट सी द एनीथिंग हैज बीन कैप्चर्ड। yes, process they have written, I agree with the processes, but when talk the quality I did not find the information on quality management system। क्योंकि अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को। हाँ, प्रोसेस, यस, प्रोसेस इन्होंने लिखा, इट्स ओके, प्रोसेस इज एक्टेड। तो इस तरह से रिव्यू करना है और ऐसे आपको लिखना है, ना कि आप जनरल वे वर्ड फाउंड ओके व्हाट ओके भाई। तो दिस इज नॉट ए करेक्ट रिव्यू। तो व्हेन यू डू द रिव्यू ऑफ द फाइल, आपको ये सारी चीजें देखनी होगी, क्योंकि प्रोसेस देख लिया ऐसे। तो सिमिलरली लीडरशिप एंड कमिटमेंट, leadership commitment, we can verify the leadership commitment, statutory regulatory requirement non product, what the statute। अब बताओ यहाँ पे statutory regulatory requirement की क्या जरूरत है। तो this review is done very casually। अगर although it is the sample case स्टडी हमने बनाया, लेकिन आप देखेंगे तो इसमें क्या है, कमिटमेंट कहाँ है। अगर स्टेटमेंट के देखेंगे तो आपको देखना है कि क्या लिखता है, कमिटमेंट कम्युनिकेटेड इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरर जॉब कमिटेड स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पता नहीं क्या होगा, दैट हैज टू बी सी, या तो उसकी डिटेल में लिखा होना चाहिए था। अच्छा, इसके बाद क्या लिखता है कि इट इज एविडेंट दैट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नो, इफ यू लुक फॉर द क्लॉज नंबर 5.1 ऑफ द ISO 9015, वो क्या कहता है कि उसमें बहुत सारी लिस्ट आउट है कमिटमेंट्स कि दिस पॉलिसी डेवलप करना है, ऑब्जेक्टिव डेवलप करना है, प्रमोट करना है, कंटिन्यूअली इम्प्रूवमेंट, दिस लॉट ऑफ थिंग्स सेड इन द ISO 9001 इन क्लॉज नंबर 5.1। तो देखना है कि ऑडिटर ऑडिट करते समय ऑडिट किया होगा, बट व्हाई नॉट इट कैप्चर इन द रिपोर्ट। तो ये मेरे हिसाब से आपको लगता है कि नहीं, कैप्चर नहीं किया, लेकिन ऑल्दो यहाँ रिव्यूअर लिखते हैं कि नहीं जी, वेरीफाइड द लीडरशिप कमिटमेंट एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी फाउंड ओके व्हाट ओके। तो दिस इज नॉट, यहाँ पे आप एज ए असेसर, आप रिव्यूअर, आप ये लिख सकते हैं कि द compliance या evidences of commitment verified during audit is missing। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ये चलेगा। तो ऐसे वैल्यू एडिशन करना है। सिमिलरली क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्ट, तो ऐसे ही आपको हर चीजों में डेप्थ में जाना है और ये सी। तो दिस रिव्यूज आई डू नॉट थिंक कि बहुत, तो इसको और बेटर किया जा सकता है रिव्यू को। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि रिव्यू करते समय हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या करना है। सपोज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इसमें एड्रेस करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि सी द ऑडिट रिव्यू जब करेंगे तो हमें क्या क्या देखना है, बिकॉज सी द डिफरेंसेस। अगर आप इस शेड्यूल को देखेंगे तो शेड्यूल में पहले क्या किया, टॉप मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम कोऑर्डिनेटर, मैनेजमेंट सिस्टम कोऑर्डिनेटर, ठीक है। फिर HR, मार्केटिंग, परचेज, प्रोडक्शन, क्वालिटी, डिफरेंट प्रोसेस को लिखा गया। इट इज वेरी सरप्राइज कि जब आप अगर आप ऑडिट देखेंगे, ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे, तो ऑडिट रिपोर्ट में दिस इज वेरी जनरल ISO स्टैंडर्ड की क्लॉजेस को कवर किया हुआ है। तो ये गलत है, बिकॉज एज ए रिव्यूअर आपको ये देखना है कि हाउ विल इंश्योर कि ऑडिटर हैज कवर्ड द शेड्यूल, और कवरेज ऑफ शेड्यूल आपको कैसे पता चलेगा। कवरेज ऑफ शेड्यूल पता चलता है कि व्हेन वी रिव्यू करें और ऑडिट रिपोर्ट को देखें, तो ऑडिट रिपोर्ट की सारी पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे तो उसको देख के आपको समझ में नहीं आएगी कि दिस इज मी कवर्ड। तो आपको रिमार्क्स में, जब भी आप रिपोर्ट के लास्ट में जाएंगे, रिमार्क्स में आपको लिखना होगा
कि भाई although you have taken the this file, you have might be have you covered all the requirement, but this report does not ensure या so that कि you have cover up the schedule. क्योंकि स्टेज वन ऑडिट में या स्टेज टू कहीं भी ऑडिट जाएंगे तो शेड्यूल की कवरेज का डिक्लेरेशन होना बहुत जरूरी है. आइदर नीचे स्टेटमेंट में लिखे कहीं, अब लेट अस सी के स्टेटमेंट में कहीं लिखा हुआ है क्या, अगर वो भी लिखा हो तो दैट इज एक्सेप्टेड. यू लुक फॉर द स्टेटमेंट. let me see. तो स्टेटमेंट की प्रोसेस फंक्शन ये हो गया, बहुत सारी चीजें लिखा हुआ. ये सब ऐसे नहीं चलेगा, ये दिस इज नॉट. अब मैं देख रहा रिमोट ऑडिट, अगर रिमोट ऑडिट है तो अच्छा नीड एंड एक्सपेक्टेशन से हो गया. रिमार्क्स, अच्छा general requirement during the it is observed the source allocation MR although it is पहले मैनेजमेंट सिस्टम कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, बाद में MR बोलते हैं. इट इज itself is confusing. नो साइट कंडीशन अप्रोप्रिएट फॉर द इनिशियल ऑडिट, ये वो यहाँ भी आपको लिख, ये थोड़ा गलत है. यहाँ पे स्टेज टू ऑडिट के लिए लिखना पड़ेगा, स्टेज वन के लिए, नॉट इट इज इनिशियल ऑडिट. मैं देखना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव स्टेज वन ऑडिट फॉर्म डूइंग स्टेज वन इट हैज बीन वेरीफाइड दैट ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाइंट. नो यही कर, क्योंकि क्या ना कि अदर वहाँ पे लिखो या कवर करो. अब यहाँ रिकमेंडेशन है बेस्ड ऑन द कंप्लायंस वेरीफाइड अगेंस्ट द ऑडिट स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल सक्सेसफुल प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट अदर द ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग रिकमेंडेड फॉर द स्कीम ऑफ हायर सब्जेक्ट टू द सक्सेसफुल कंप्लीशन. तो ये देखो अब यहाँ पे भी दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर. तो इस तरह के स्टेट, एक तो कवरेज दिखाना हो कि भाई आपने कवर किया नहीं. अब यहाँ पे क्या लिखता है कि बीइंग स्कीम फॉर recommended. Yeah, what they recommended? This is not a recommendation. This is the stage recommended for stage 2 audit होना चाहिए. Stage 2, not for certification. Stage 2 audit. तो ऐसी तो आपको बीइंग ए रिव्यूअर आपको ये सब पॉइंट को पकड़ना है. तो ऐसा नहीं कि रिकमेंडेड फॉर ये, तो दिस हैज टू, ऑल्दो इसमें कवरेज रिकमेंडेशन अगर आप लिखते हैं तो इसमें लिखना होगा कि कवरेज ऑफ शेड्यूल आपने कहीं नहीं लिखा. तो इसमें कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में कवरेज दैट स्टेटमेंट ऑफ कवरेज ऑफ शेड्यूल इज मिसिंग. तो ऐसे करना होगा, तो तब आपको समझ में आएगी कि कैसे स्टेज वन की फाइल लिखना है या कैसे रिव्यू करना है. तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कुछ समझ में आई होगी और ये ज़रूर आपको वैल्यू एडिशन देगा और आपके प्रोफेशन में आपको कुछ आगे कुछ नॉलेज भी मिला होगा और दैट विल ऐड द वैल्यू टू योर नॉलेज. आई एम श्योर. उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए और अभी नेक्स्ट वीडियो हम प्लान करते हैं कि स्टेज 2 रिव्यू के लिए बनाएंगे और डिटेल में. अगर आपको कहीं लगता है कि अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कुछ लिख सकते हैं. ऑन विल सी द कमेंट्स एंड विल ट्राई टू हेल्प यू टू ऐड, क्योंकि टोटल इंटेंशन हम लोगों की ये होती है कि जितना से ज़्यादा नॉलेज शेयर करें लोगों को, सो दैट पीपल कैन बिकम द मोर कॉम्पिटेंट, knowledgeful and deliver their competence and get the progress in their professional life. So this is the all about this.